एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया, सब मस्त मजे में। तो बच्चा, उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे घर में होंगे स्वस्थ मस्त और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई में व्यस्त, है ना? अगर ऐसा नहीं है तो आज आपको हम करने वाले हैं व्यस्त अनरेवल नीट पर, जहां पर आपको हर साल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनका बहुत ही डिटेल के साथ एनालिसिस करवाकर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, मैं हूं नवजोत कौर, आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर, जो कि आपको नीट यूजी की कैटेगरी में करने वाली है ट्रेन। तो फटाफट से दिमाग के चक्षु खोलकर और कॉपी पेन निकाल कर शुरू कर लो मेरे साथ कहानी मेरी ज़बानी। उससे पहले आपको रूबरू करवाते हैं अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से, जो कि आपकी नीट की तैयारी को सुपर से ऊपर ले जाएगा इन फीचर्स के साथ, जहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस दी जाती है, वीकली टेस्ट दिए जाते हैं, वेल स्ट्रक्चर कोर्स के साथ पढ़ाया जाता है और आप हर एजुकेटर की वीडियो पर अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हैं। और इसी के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो प्लस के सारे फीचर्स के साथ आपको 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप दी जाती है आइकॉनिक में, जहां पे आपका पर्सनल मेंटर आपके दिए हुए टाइम स्लॉट पर आपसे कनेक्ट होकर थ्रू ऑडियो कॉल आपके हर डाउट का करता है फुल टू सफाया। और इसी के साथ आपके घर तक अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स यानी रंग बिरंगे नोट्स पहुंचाए जाते हैं अगर आप आइकॉनिक लर्नर है। अगर आप प्लस लर्नर है तो आपको इन ऐप एक्सेस मिलता है नोट्स का। और अगर आप प्लस और आइकॉनिक लर्नर बनना चाहते हैं तो आपके सामने 6 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेल आप कर सकते हैं नवजोत 10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर, जहां पर अगर आप नवजोत 10 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको किसी भी कोर्स में 10% का डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तो अपनी तैयारी को सुपर से ऊपर बनाइए, एक वेल स्ट्रक्चर कोर्स के साथ अपनी नीट की तैयारी को परफेक्ट नीट के दरवाजे तक पहुंचा के आइए। So the question here says, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है अगर हम फ्री एक्सपेंशन करते हैं आइडियल गैस का अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। यानी जब हम एडियाबैटिक कंडीशन ले, यानी हीट का एक्सचेंज हम बिल्कुल नील रखे, जीरो रखे, उस कंडीशन पर जब हम आइडियल गैस का एक्सपेंशन कर रहे हैं तब क्या क्या कंडीशन हमें ऑब्टेन होने वाली है। तो देखिए जरा ध्यान से, आइडियल कंडीशन में होता क्या है कि हमारी जो भी गैस है ना, उसको हमने जिस भी कंटेनर में रखा है वो है हमारा वैक्यूम। अब वैक्यूम में तो कोई भी प्रेशर ऑब्टेन होने नहीं वाला, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, है ना? अगर मैं इंटरनल की बात कर रही हूँ या एक्सटर्नल की तरफ से प्रेशर जो लग रहा है उसकी बात करूँ, दोनों के दोनों शून्य है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लगाओ कि पी एक्सटर्नल जो हमारी आइडियल गैस की कंडीशन में होता है वो होता है 0, और एडियाबैटिक कंडीशन है तो हीट एक्सचेंज भी क्या होगा, 0, जिसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारी इंटरनल एनर्जी की कि कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, जिसको हम डेल्टा E या डेल्टा U दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है हमारा। ठीक है, अब ये जो W है ना, ये W हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है और बाय द सिस्टम भी हो सकता है। अब हमारा W वर्क डन क्या होता है, हमारा प्रेशर इनटू कितना यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब अगर प्रेशर 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा, तो यहाँ पे Q भी 0, ये भी 0, तो डेल्टा E यानी हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज भी 0 आ रहा है। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो हमारा इंडिकेट होता है NCV डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये पूरी ही इंटरनल एनर्जी 0 है तो यहाँ पर डेल्टा T की भी तो वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है ना?
तो यहाँ पर डेल्टा टी भी आ गया 0। तो आप देख सकते हो कि क्या क्या वैल्यू हमें 0 मिली है। अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस में, चाहे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो बाय द सिस्टम हो, 0 रहता है। ठीक है, तो ये भी 0। क्लियर, Q की वैल्यू भी 0, डेल्टा टी की वैल्यू भी 0। तो हम देख सकते हैं कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आ जाता है करेक्ट। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। अगले क्वेश्चन की ओर हम तेजी से बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन हियर इज, आपको बेंजेल्डिहाइड और एसिटोफेनॉन का इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH रिएक्शन करवाना है और रिएक्शन करवा के ये और बताना है कि किस टाइप की वो रिएक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर पहले रिएक्टेंट्स को लिखकर। तो देखो यहाँ पर बेंजेल्डिहाइड है, मतलब C डबल बॉन्ड O और H लगा है बेंजीन रिंग के साथ। और यहीं पर अगर मैं एसिटोफेनॉन देखूं तो एसिटोफेनॉन में क्या है, बेंजीन रिंग के साथ COCH3 ग्रुप लगा होगा, यानी COCH3 ग्रुप। क्लियर। अब इस तरह की रिएक्शन में अगर आप बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराना चाह रहे हैं, है ना, तो बेस की प्रेजेंस में इस तरह की रिएक्शन क्या करती है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करती है। कैसे देखते हैं। देखो सबसे पहले अटैक करेंगे एक के कार्बोनिल पे, और कार्बोनिल के उसी को अटैक करेंगे जिसके पास अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है इस साइड पर, है ना, इस साइड है, इस साइड नहीं है। तो यहां पर फोकस करो, इसकी ना बॉन्ड को क्लिक करो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक होगा। ठीक है, सिमिलरली हमने देखा यहां पर जो कार्बोनिल ग्रुप है यहां पर अल्फा कार्बन है, उसी अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होना भी जरूरी है, वो भी है। तो इसके एक अल्फा हाइड्रोजन को यहां से खींच लो। तो यहां पर ये जब क्लीव होगा ना तो कुछ इस तरीके से होगा, जिसको हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से होने वाला है क्लीव। CH2 यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। नहीं मैडम, हाइड्राइड नहीं निकलता है कभी भी। आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव है ना हमारा हाइड्रोजन, वो पॉजिटिव चार्ज लेकर यहां से निकल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव और CH2 पे छोड़ जाएगा नेगेटिव, तो ये पूरा नेगेटिव ग्रुप जाकर इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और ये H पॉजिटिव जाकर O पे अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहां पर रिएक्शन होने वाली है। तो C यहां पर लग जाएगा CH2, इसको उल्टा रिवर्स करके ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहां पर बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इसी कार्बन के ऊपर O बैठा हुआ है और इस O की मदद करने हमारा हाइड्रोजन आएगा, जो वहां से अल्फा हाइड्रोजन निकला है, तो ये OH लग गया। ठीक है, अब इतना ही नहीं होगा, यहाँ पर क्रॉस एल्डोल तो हो रही है, साथ ही साथ कंडेंसेशन हाथों हाथ निपट जाता है। तो कंडेंसेशन के लिए आपको पानी का यहां से निकाला करना है। तो देखिए OH यहाँ बैठा है और इसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन बैठा है, तो पानी यहां से निकाल दो, वाटर का रिमूवल कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जैसे यहां से ये नेगेटिव निकलेगा ना तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ जाएगा, है ना, और यहां से H पॉजिटिव निकलेगा तो यहां इस कार्बन पे नेगेटिव छोड़ जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बॉन्ड फॉर्म कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और यहां पर आपका ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इसके साथ साथ टंग रहा है, इसको लगाते चलो। ठीक है, अब यहां पर हमारी फिनाइल रिंग एक आ गई है, जिसको मैंने PS से लिख दिया है, और इसी तरह से हमारा यहां पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करके ये प्रोडक्ट बन गया है, जिसमें एक हमारा कीटोन ग्रुप दूसरे कीटोन ग्रुप से कंबाइन कर कर हमेशा क्रॉस एल्डोल करेगा और साथ ही साथ इसमें कंडेंसेशन निपटाते जाना। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज, आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा हमारा नेचुरल पॉलीमर होगा। अब देखिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और इसमें से नेचुरल पॉलीमर असाइन करने के लिए आपको जस्ट एक लिस्ट बना के रखनी है पॉलीमर के टाइप्स की, सिंथेटिक अलग नेचुरल अलग, जिसमें विद इन अ सेकेंड देखकर आप यहाँ पे पहचान पाएंगे कि सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। कैसे, देखो यहाँ पर सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन बनाया हुआ है, ये बनता है हमारा आइसोप्रीन से। ठीक है, अब आइसोप्रीन क्या होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C देन CH, पहले डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल।
ठीक है, इस तरह से डबल सिंगल डबल लेके चलना है। और यहाँ पर इस सेकंड वाले कार्बन पर हमने क्या लगाना है, आइसो मतलब होता ही 2 है बेटा, तो सेकंड पोजीशन पर हमने सब्स्टिट्यूट लगा दिया मिथाइल का, इसकी n यूनिट्स ले ली। अब इसको हम करेंगे पॉलीमराइज, तो ऊपर एरो के ऊपर जरूर लिखना है कि वी आर डूइंग पॉलीमराइजेशन, और इसी की मोनोमर यूनिट्स को जोड़ जोड़कर हम एक लॉन्ग चेन बना देंगे, एक पॉलीमर बना देंगे जिसका नाम होगा आइसोप्रीन। देखो आइसोप्रीन को बनाने का तरीका क्या है, जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां डबल कर दो, जहां डबल है वहां सिंगल कर दो मेन चेन में। जैसे आप देख सकते हो यहां डबल है तो यहां हम करने वाले हैं सिंगल, ठीक है, फिर उसके साथ सिंगल था हमने डबल कर दिया, देन इस तरीके से बॉन्ड बनाते जाना है। और n यूनिट्स ली थी तो इसका n टाइम्स ही बनेगा और बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। ये हमारा है पॉलीआइसोप्रीन। व्हाट इज दिस, पॉलीआइसोप्रीन, जिसमें 1 और 4 पोजीशन पर हमारा सिस फॉर्म बनता है और दिस इज अवर नेचुरल रबर, ठीक है, दिस इज अवर नेचुरल पॉलीमर बोल लो या रबर बोल लो, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है कि एक लिस्ट बना के रखनी है, आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे होता है करेक्ट। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज an increase in the concentration of reactants of a reaction leads to change in what type of energy or frequency। तो देखिए बोला है कि जब हम कंसंट्रेशन में इंक्रीज करते हैं किसकी, रिएक्टेंट्स की, तो इस इंक्रीमेंट के साथ क्या चेंज आता है, हमारा किस चीज में किस टाइप ऑफ एनर्जी में चेंज आता है। देखो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, यानी एक टाइप से मैं बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्टेंट्स के एक पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया को हम पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे तो वो इंक्रीज हो रहे हैं। और जब ये इंक्रीज होते हैं तो इस टाइप की एनर्जी को हम बोलते हैं आपस में, जब मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं एक पर्टिकुलर एरिया में तो बहुत ज्यादा आपस में मतभेद होगा, आपस में कोलाइड करेंगे, तो कौन सी एनर्जी बढ़ी, कॉलिजन एनर्जी। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी यहां पर बढ़ेगी। उसी के साथ साथ ये लाइन जरूर लिखनी है कि हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज, आपको एनिसोल के साथ क्लीवेज करना है किसका, HI का। अब देखिए इस टाइप की रिएक्शन को हम जब तक कंपाउंड नहीं बनाएंगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो एनिसोल में आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है हमारा ईथर फॉर्म में OCH3, ठीक है, देन हम इसमें HI डाल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस टाइप की रिएक्शन हमारी SN2 यानी बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। अब देखो क्या करना है, इसको क्लीव करो, पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक हुआ। अब यहां पर भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस तरीके से ना ये पॉजिटिव वाला इसके पास जाएगा और ये पॉजिटिव वाला इसके पास जाएगा, तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर कर दो नए तरह के हमें प्रोडक्ट दे दिए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एक तो हमें मिल गया है फिनॉल, ठीक है, दूसरा हमें मिल गया है मिथाइल आयोडाइड। तो यहां पर जस्ट SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हुए आपने रिएक्शन को प्रोसीड किया और इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है C और क्वेश्चन यही होता है समाप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तेजी से। सो द क्वेश्चन हियर इज, आपको इन चारों स्टेटमेंट में से गिवन स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सी बिल्कुल सही है। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने के लिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहली स्टेटमेंट है कि रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन कंटेंट। दैट इज वेरी वेरी फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि रॉट आयरन ऐसा आयरन है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन का। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जिसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर कि करेक्ट ढूंढनी है। अब देखो, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस। ब्लिस्टर मतलब छोटे छोटे से छाले उसके ऊपर हो रखे हैं, किसकी वजह से? इवोल्यूशन ऑफ CO2। ये भी गलत दे रखा है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि यहां पर जो उसके ऊपर ब्लिस्टर अपीयरेंस आ रहा है वो इस गैस की वजह से नहीं, दैट इज ड्यू टू SO2 गैस। क्लियर? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे मेटलर्जी से हमें
डिपिक्ट करके चलने और छोटे छोटे पॉइंट्स में ये नोट्स बना के चलना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बोला है वेपर फेज रिफाइनिंग यानी VPR इज कैरिड आउट फॉर निकल। ठीक बात है कि निकल के लिए ही कैरिड आउट होती है, पर यहां पर ये दे रखा है गलत कि ये वन आर्कल मेथड से होगी। दैट इज वेरी वेरी फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको कैरी आउट करने के लिए लगता है मॉन्ड्स प्रोसेस, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। अब बची हमारी आखिरी उम्मीद डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन को देखो, बोला है पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप एंड दिस इज ट्रू। क्यों भैया इसको वैरायटी ऑफ शेप में, क्यों यहां पर अलग अलग शेप्स में इसको मोल्ड कर सकते हैं? देखो पिग आयरन जो है ना एक तरह से हमारा इम्प्योर आयरन है, ठीक है, जिसमें 4% कार्बन कंटेंट है और अलग अलग तरह की इंप्योरिटीज है, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है। ये सारी इंप्योरिटीज इसको इसी भी वैरायटी में मोल्ड करने पे हमें यहाँ पर मजबूर कर सकती है, मतलब यहाँ पे हम इसे बहुत अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अवर ट्रू स्टेटमेंट। तो डी ऑप्शन इस हिसाब से जाता है करेक्ट। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज, आपको बोला है कि इनमें से कौन से डिटर्जेंट हमारे कैटाइनिक है। अब देखिए कैटाइनिक में कुछ हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, कुछ हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। अब यहाँ पर ना अगर आपने डिटर्जेंट्स का टेबल अच्छे से नहीं बना रखा तो ये क्वेश्चन आपको टीप टाप के करना पड़ेगा, पर ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स में कि अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास कैटाइनिक डिटर्जेंट आप देख सकते हैं कौन सा है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसमें ब्रोमीन का Br नेगेटिव बाहर बैठा है और अमोनियम NH4 पॉजिटिव के साथ पूरी कार्बन चेन के साथ बैठा है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, जिसमें अमोनिया जो है ना 3 मिथाइल लेकर बैठा है और पूरी चेन कार्बन की, तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखते ही विद इन ए सेकेंड आप बता देंगे। और बाकी सारे हमारे अनायनिक डिटर्जेंट है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी विद इन ए सेकेंड सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, जो कि हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमारी कौन सी बात सही नहीं बोली है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जो बातें बोली हैं वो हम यहाँ पे पढ़ते जाते हैं और डिपिक्ट करते जाते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन ने बोला है कि कार्बन हमारा यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाउंड होता है। बिल्कुल सही कि बाउंड होगा। साथ ही साथ बोला है कि लेस स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। ये सही बात नहीं बोली है। देखो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाउंड हो रहा है और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से बाउंड हो रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो ये जो है हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, इट इज मोर स्टेबल। तो यही हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहीं पे निकल गई। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट वाला ही पूछा है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बाकी यहां पर जो अगले ऑप्शंस है देखो जरा ये सही है कि नहीं। तो इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, बिल्कुल सही कि यहां पर जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब तक पूरी तरह से हमारा कार्बन नहीं जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये ट्रू है, ठीक है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, ये भी ट्रू है। और इसी के साथ यहां पर जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है ना, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेस स्टेबल है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा स्टेबल है, जिसके कारण यहां पर इसके लेस स्टेबल होने के कारण ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ये हमारी ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी को, ब्लड को कम कर देता है। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी है उसको कम करने का काम इसी फर्स्ट ऑप्शन से हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। पता लग गया क्या इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। बस इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर सेज, आपको फॉलोइंग मेटल आयन में से, जो कि हमारे चारों ऑप्शन में गिवन है, उसमें बोला है कि एक ऐसा मेटल आयन जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दे और साथ ही साथ पार्टिसिपेट करे कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाए ताकि वो एटीपी प्रोड्यूस करे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर वो सोडियम के साथ भी मिल जाए वही मेटल आयन, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो हमारे नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में। तो ऐसा इकलौता हमारा आयन है
जो कि है पोटेशियम। और अगर हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बहुत दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पर विद इन सेकेंड हमारा करेक्ट ऑप्शन आपको दिख जाएगा अगर हमने एक एक फंक्शन, एक एक मेटल आयन का अच्छे से बनाकर लिखा है। तो यहां से सीख मिल गई होगी और इसी सीख के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर सेज आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमारे ल्यूटेटियम के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर हमें गिवन है 71 और मास नंबर भी गिवन है 175। अब इससे इजी और क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पर 9th और 10th का कंसेप्ट आपके यहाँ पे लग रहा है, जिसमें ल्यूटेटियम 71 एटॉमिक नंबर लेके बैठा है और 175 मास नंबर है। आप देखिए, अगर किसी का एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो दे रखा है, मतलब प्रोटॉन्स का अमाउंट दे रखा है, और अगर वो एलिमेंट हमारा न्यूट्रल स्टेट में है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब 71 प्रोटॉन्स है और 71 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसी के साथ मेरी जनता पार्टी, यहां पर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मास नंबर का इस्तेमाल करना होगा। मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये बताता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम कितना है। तो देखिए, मास नंबर 175 दे रखा है, प्रोटॉन 71 दे रखे हैं, न्यूट्रॉन्स आप बहुत इजीली इससे निकाल सकते हैं कि हम 175 में से 71 को माइनस करेंगे तो 104 आएगा और ये आ गए हमारे न्यूट्रॉन्स भी। तो इसी के साथ प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन 104 एंड इलेक्ट्रॉन 71, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दे रखे हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर सेज आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पहचाननी है। तो आप देख सकते हो कि नीट के पेपर में कितने ज्यादा ऐसी स्टेटमेंट्स हमें दे दी जाती है जिसमें हमें इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी होती है। अब ऐसा एक वैरायटी आपके सामने है जिसमें एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट ने बोला है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जब फॉर्म होते हैं जब छोटे छोटे एटम्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन को ट्रैप कर दिया जाता है उनके क्रिस्टल लैटिस के अंदर। बिल्कुल सही बात है। इंटरस्टिशियल एटम्स जो है हमारे कंपाउंड्स जो है वो तभी फॉर्म होते हैं जैसे छोटे छोटे हाइड्रोजन हमारा सबसे शरीफ एलिमेंट, कार्बन छोटा सा एटम, नाइट्रोजन छोटा सा एटम, जहां पर हमारी स्पेस दिख जाए वहां जाकर ये अपना पूरा बस चला देते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू दे रखी है। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट की ओर कि ट्रू है कि नहीं। अब देखिए, यहां पर बोला है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की CrO4 2 नेगेटिव में और Cr2O7 2 नेगेटिव में सेम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें निकाल के देखना पड़ेगा। तो CrO4 2 नेगेटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव। तो देखिए, क्रोमियम की निकालनी है ना, X मानो। ठीक है, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं तो -2 ऑक्सीजन की हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट और टोटल पूरे कंपाउंड के ऊपर -2 चार्ज है। तो x - 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 तो आ जाएगा +6। तो इसकी तो आ रही है +6। अब इसी के साथ हम इसकी निकालते हैं। देखो, 2 एटम है क्रोमियम के तो क्या लेंगे 2x प्लस 7 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, -2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और टोटल पूरे कंपाउंड पर है -2 चार्ज। तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, तो 2x इज इक्वल टू +12 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों की ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सेम आ गई है। और इसी के साथ ये स्टेटमेंट बोला है कि सेम नहीं आएगा, तो ये तो इनकरेक्ट दे रखा है ना, तो इसी के साथ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी यही वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जिसको हमें ऑप्शन में मार्क करना है। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं कि क्रोमियम हमारा +2 स्टेट में है, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है और आयरन +2 स्टेट में है, D6 यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। और पानी में जब इसे डिसॉल्व करने हैं तो पानी हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आप देख पाएंगे कि जब आप यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे ना तो क्रोमियम +2 हमारा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और इवन डी वाली भी ट्रू है कि ट्रांजिशन मैटर्स और उनके कंपाउंड्स जब हम
किससे जाने जाते हैं? इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी से, क्योंकि ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कभी किसी के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी कुछ तो एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी अलग अलग एबिलिटी की वजह से और मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। बिल्कुल सही। ट्रांजिशन मेटल्स कौन? हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ये अलग अलग वैरायटी में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमें करेक्ट मिली है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर सेज, ध्यान से पढ़िए बिल्कुल स्टेटमेंट की, अगर यूरिया को अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो ये हमारा ए बना रहा है। अब ए क्या है वो नहीं पता, पर ये बोला है कि ए जब डिकम्पोज होगा तो बी बनाएगा। अब बी क्या है? जब बी को हम पास कर रहे हैं कॉपर के +2 आयंस के एक्वस सॉल्यूशन से, तो एक डी ब्लू कलर का सॉल्यूशन सी फॉर्म कर रहा है। अब बोला है फॉर्मूला सी का बता दो। तो पूरी रिएक्शन को हमें सीक्वेंस में लेकर चलना है। तो ध्यान से देखिए, यूरिया इज अवर NH2CO NH2, जिसमें अगर मैं पानी डाल रही हूं तो ये क्या करता है, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हमें क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। अब जो यहाँ पर ये बी बना है ना, इस बी के साथ हमें क्या करना है, इसको जब मैं एक्वस मीडियम के साथ डाल रही हूँ, देखो पहले इसको डिकम्पोज कराओ। ठीक है, जो ए इसने बनाया है, इस ए को डिकम्पोज कराएंगे। डिकम्पोज मतलब जस्ट हीट कर दो, तो ये हमारा NH3 और साथ ही साथ वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा। अब ये डिकम्पोज होकर मेन प्रोडक्ट क्या बना रहा है, अमोनिया। अब यहाँ पर आप इसे बैलेंस जरूर कर दीजिएगा। अब इसी के साथ इसी अमोनिया को हम आगे पास कर रहे हैं, इस बी को जो डिकम्पोज करके आया है उसे हम कॉपर के आयन से एक्वस मीडियम से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे ही इसको एक्वस मीडियम से पास किया ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये फर्दर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें ये तो सेंट्रल मेटल एटम बढ़ जाता है और ये हमारा NH4 बन जाएगा। ठीक है, अब ये NH3 है और ऐसे 4 लिगेंड लग जाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर टोटल चार्ज देखो, अमोनिया जो है हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। तो जो इसके ऊपर चार्ज है ना हमारे आयन के ऊपर, वही चार्ज हमारे कैटायन के ऊपर आएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना है, दिस इज अवर सी कॉम्प्लेक्स और दिस इज डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। और कॉपर के ज्यादातर कॉम्प्लेक्स ना डीप ब्लू कलर के ही आते हैं, और एक्वस मीडियम में जब आयंस प्रोड्यूस कर दे तो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट देता है और फॉर्मूला सी का डी बिल्कुल करेक्ट आएगा। और इसी के साथ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज, आपको यहाँ पर ए कॉलम में अलग अलग कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, और आपको बी कॉलम में उसकी प्रॉपर्टीज या फिर उसके कुछ फॉर्मूले से मैच करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है हमें CO और H2 दोनों ही गैसेस फॉर्म में है। तो इनको ना हम बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं? वाटर गैस। और साथ ही साथ इसका जो नाम आता है वो होता है सिंथेटिक गैस। तो ये तो जनरलाइज हमें पता होना चाहिए। तो ए का हमारा फर्स्ट का सिंथेसिस गैस आएगा ना। क्लियर? तो थर्ड तो बहुत से ऑप्शन में है, ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है। अब बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से आती है। अब देखो, हार्डनेस वाटर की हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम के कैटायंस की वजह से आती है। ठीक है, जो अंदर घुलते नहीं है डिटर्जेंट में, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दे रखे हैं हमें मैग्नीशियम के और कैल्शियम के। तो इसके अंदर जो मैग्नीशियम का हमारा 2 पॉजिटिव कैटायन है और कैल्शियम का 2 पॉजिटिव कैटायन है, इनकी वजह से हमारी हार्डनेस आ रही है। ठीक है, इनके बाइकार्बोनेट्स की वजह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी का फर्स्ट से मैच हो जाएगा। तो देखो, बी का फर्स्ट से यहाँ सी में मैच हो रहा है, मतलब सी आने वाला है और किसी में नहीं है। अब इसी के साथ देख लो, B2H6 की अगर बात करें तो B2H6 को ना हम बोलते हैं डाइबोरेन्स। और डाइबोरेन्स ना हमारा बनाना लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे? देखो, यहाँ पर बोरेन है, यहाँ पर बोरेन है, यहाँ हाइड्रोजन बैठा है, यहाँ हाइड्रोजन बैठा है। ठीक है,
अब इसी के साथ यहाँ पर ये हाइड्रोजन 4 हो गए। अब ऐसे ही ये अपनी 4 वैलेंसी पूरी कर कर इस तरह से बनाना लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और यहाँ पर ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारा सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। देखो सी में मैच हो रहा है ना। और यहीं पे अगर मैं H2O2 की बात करूं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारा एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। देखो कैसे हाइड्रोजन बैठा है, ये बुक हमारी खुली, अब यहां फिर से बंद हो गई। तो इस तरह से H2O2 का स्ट्रक्चर है जो कि एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। तो डी वाले का 4th हो जाएगा। तो यहां पर सी ऑप्शन इसके हिसाब से आ जाता है करेक्ट। और बेटा कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा हो ना, बेझिझक कमेंट में अपने डाउट लिख दिया करो ताकि आपके कमेंट्स को मैं सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज, आपको मैच करने हैं इन कंपाउंड्स को उनके नेचर से। मतलब बेसिकली आपको एक कॉलम में दे रखी हैं ऑक्साइड्स, उनके नेचर से आपको मैच करना है। तो देखते हैं कौन सी ऑक्साइड्स कैसे नेचर की होती है। तो सबसे पहले तो ये चीज नोट कर लो कि कोई भी मेटल की ऑक्साइड हो ना, मेटल की ऑक्साइड हो तो मेटल की ऑक्साइड ना पानी में घुलते ही बना देती है बेस। तो उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। और यही चीज अगर मैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की बोलूं तो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स पानी में घुलते ही ना हमारा क्या बना देती है? एसिड। जैसे आप देखो HNO3 पानी में मिलेगा, यहां पर अगर NO2 गैस से अगर हम बना रहे हैं ना तो NO2 नॉन मेटल की ऑक्साइड पानी में मिलते ही HNO3 बनाएगी। अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर की ऑक्साइड क्या है? SO2। अब उसको पानी में मिलाओगे क्या बनाएगी? सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसी अगर मैं यहां पर मेटल ऑक्साइड की बात करूं तो आप ले लो NaO। ठीक है, अब NaO क्या होता है हमारा? Na2O लो, सोडियम का ऑक्साइड। अब सोडियम के ऑक्साइड में पानी डालोगे तो किस तरह से वाटर अपना H पॉजिटिव OH नेगेटिव देकर बेस बना देगा। तो कैसे नेचर आया? बेसिक। तो ये चीजें हमें निकालनी भी आनी चाहिए, ये नहीं रट्टा रट्टा करना है बस हमें, है ना। तो देख लो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड है तो पानी डालने पर बेसिक नेचर देती है, बेस बना रही है। और नॉन मेटल की ऑक्साइड है तो पानी डालने पर एसिडिक नेचर दे रही है। कुछ ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दिखाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सी ऑप्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसी और दिखेंगी जिंक ऑक्साइड, ऐसी और दिखेंगी टिन ऑक्साइड। ठीक है, और हमारी लेड ऑक्साइड। तो ये 4 ऑक्साइड की कैटेगरी हमें याद रखनी है जो कि हमारे पानी के साथ मिलने पर ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकती है और बेस की तरह भी, यानी सॉल्ट और वाटर बना देगी जब इसे एसिड और बेस से रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों नेचर करने को यहाँ पर सक्षम है। क्लियर? तो ये वाली ऑक्साइड तो होगी एम्फोटेरिक, यानी 4th ऑप्शन से मार्क कर दो। अब यहाँ पे तुम्हें नॉन मेटल की ऑक्साइड दिख रही है क्लोरीन की, तो यहाँ पर ये कैसी होगी? एसिडिक, 3rd ऑप्शन से मार्क कर दो। अब ये बेरियम हमारा क्या है? मेटल है, तो मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है हमारी बेसिक नेचर की। अब ठहरा CO। अब CO का एक छोटा सा कमाल है, देखो CO ठहरा या NO नाइट्रिक ऑक्साइड या N2O। ठीक है, ये 3 ऑक्साइड्स को ध्यान रखना है, ना एसिडिक, ना बेसिक, ना एम्फोटेरिक। ये 3 ऑक्साइड्स हमारी न्यूट्रल नेचर की होती है। कैसी? न्यूट्रल। कैसा भी नेचर नहीं दिखाएगी, न्यूट्रल रहेगी बिल्कुल अपने में मस्त। और इसी के साथ ये वाला 2nd ऑप्शन से मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो A वाला 2nd से मार्क हुआ है, जो कि हम देख सकते हैं सिर्फ D ऑप्शन में है, और B वाला हमारा 1st से मार्क हुआ है, और C वाला हमारा 4th से मार्क हुआ है, और D वाला 3rd से मार्क हुआ है, और D ऑप्शन यहाँ पे फुली इसे सेटिस्फाई कर रहा है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन हियर इज, आपको यहाँ पे बोला है कि एक एल्कीन है, ठीक है, उसमें हम करा रहे हैं ओजोनोलिसिस, और इसको एज वन ऑफ द प्रोडक्ट देना चाहिए मिथेनल। अब मिथेनल देना चाहिए मतलब मिथेनल पता होना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज करते हैं CH3CHO को मिथेनल से, वो इथेनल हो जाता है। यहाँ पर क्या लेना है? HCHO, ये बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको क्लीव करूं, ये डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर तो ये अलग ही हमें कंपाउंड देगा, यहाँ अलग कंपाउंड देगा। तो इस तरफ ध्यान देना कि एक कार्बन मिलना चाहिए बस,
ठीक है, और साथ में डबल बॉन्ड हो और एक तरह से हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लेकर बैठा हो, जो कि मैं देख पा रही हूँ सिर्फ सी में मिलेगा। अगर मैं इसको ब्रेक कर रही हूं तो देखो किस तरह से के ब्रेक होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड O लग जाएगा और यहाँ पे H, तो CHO लग गया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन बैठा है, एक कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O लग चुका है, तो ये बन गया मिथेनॉल एज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि सिर्फ तुम्हें C में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। यहाँ भी क्लिक करोगे अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ भी क्लिक करोगे अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से ओजोनोलिसिस में ध्यान रखना है और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है समाप्त। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगले सेशन में, जहां पर ढेर सारे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं विद डिटेल कंसेप्ट। और ऐसे ही अपने नीड्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और प्रैक्टिस को और बहुत ही धुरंधर बनाने के लिए अनरेवल नीट को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर करिएगा शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।